लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने इश्योर फेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें सीखी थी कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। दैट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोट्स। नोट वो अलग तरह के नोट्स के साथ हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर। और इफ यू आर एबल टू सी दिस, ये वाला पार्ट डिस्कस किया था। ये अभी भी सेमी प्रिपेयर्ड पोजीशन में है, नेक्स्ट क्लास तक आपको इसके प्रॉपर मिल जाएंगे। यहाँ तक होने के बाद हमने कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल जो थी उसको हमें पढ़ना था। बट बिफोर वी गो फॉर द कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, ये थोड़ी सी और चीजें पढ़ लेते हैं विच इज मोस्ट रेलेवेंट इन योर टेक्स्ट बुक। पीछे से हम पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी सी चीजें हमारे पास है जिनको हम जल्दी से पढ़ लेंगे और कवर हो जाएंगी। नाउ लाइक ये चीजें 11th में आप पढ़ चुके हैं, कितना रेलेवेंट है कितना रेलेवेंट नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू एग्रीमेंट होता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है और कंपलसरी होता है, या तो कंपनीज एक्ट के अंदर या प्रीवियस के अंदर। ये सबको मालूम है। रेगुलेटरी क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट जो उसको करता है वो ये यहाँ पर है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं एज पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। उधर क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। प्राइवेट कंपनी के 2 मेंबर होते हैं, मोर 200 नहीं होना चाहिए। 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, डिफरेंस। और थोड़ा आगे चलें जरा। लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ लाइबिलिटी क्या होती है मेंबर्स की, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट तक होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो जो गारंटी उन्होंने दी थी वहां तक होती है। और कंपनी अगर अनलिमिटेड गारंटी वाली कंपनी होती है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हमने पिछली बार पढ़ा था डिटेल में। और सबसे खराब चीज पता है क्या है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, और आई कैन सी द स्टूडेंट्स हियर। लाइक रिजोल्यूशन के चैप्टर की बात मैं करता हूँ, सारी क्लासेस दी, इतनी सारी क्लासेस करी, पूरा डेप्थ में जर्नल एंट्री अकाउंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एवरीथिंग आप गिवन। और साफ है मैदान, बिल्कुल बिल्कुल सफा चट हुए बैठे हैं। अरे आपकी कोई क्लास छूटती है तो उसको रिकॉर्डिंग से देख तो लीजिए उस दिन, कितना टाइम लग रहा है उसको देखने में। व्हेन यू आर मिसिंग अ क्लास इट मीन्स डेफिनेटली यू आर लूजिंग समथिंग। फिर एक नहीं देखते, फिर दूसरे नहीं देखते, तीसरे नहीं देखते, इतना कुछ गैप बन जाता है, फिर कैसे होगा काम पूरा। दैट यू हैव टू सी, ये तो आप ही को देखना है। ना क्लास देखनी है ना क्लास करनी है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो क्लास वर्क की तो फील ही नहीं है आपके साथ, तो मैं देख रहा हूँ है ही नहीं। चिल है बच्चे सारे के सारे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड दो तरह का होता है, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये हम थर्ड बुक में पढ़ेंगे डिटेल में। फाइनल डिविडेंड मतलब साल भर में जितना कमाया वो डिविडेंड। और कभी बीच में कंपनी ने अच्छा कर लिया, डायरेक्टर फीस, एजीएम में पास हो गया, तो आपको इंटरिम डिविडेंड भी दिया जाता है। जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, जो पढ़ेंगे आगे चल के जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट आता है प्रपोज डिविडेंड का। और डिविडेंड प्रपोज एक साल में और पेड इन द अदर ईयर। और इंटरिम डिविडेंड का मतलब जो प्रपोज एक ही साल में होता है और पे भी उसी साल में होता है, वैसा करके। तो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाइल प्रपोज डिविडेंड फाइनली प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। ये जो फाइनल डिविडेंड होता है प्रपोज वाला, ये प्रपोज होता है और फिर कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव भी होता है। इंटरिम डिविडेंड के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। इसके बाद हमने बोला मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स हु आर चूजन बाय द शेयर होल्डर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, एडमिशन में नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते शेयर ट्रांसफर अपना। बट यहाँ हो सकता है इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज, बाकी जगह पे ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है। देखा ना, आपके पेरेंट्स शेयर खरीदते होंगे किसी दूसरी के तीसरी कंपनी के, वैसे। आगे बोलते हैं बिजनेस पार्टनरशिप कैन कैरी एनी बिजनेस एंड, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हों। और ये कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा वही बिजनेस कर सकते हो। उसके अलावा करोगे तो क्या कहलाएगा, वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। और फिर आपको बंद करना पड़ेगा। वाइंडिंग अप, partnership may be wound up by any agreement or by the order of the court. Company can be wound up as per the process laid down in the Companies Act 2013. Stability of the business, ये डेथ रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी इफेक्ट हो जाता है वहां, ना शेयर होल्डर की डेथ, ना इंसॉल्वेंसी, ना रिटायरमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस स्टेबल रहता है। बड़ा बड़ा पढ़ लिया हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ कंपनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। इसमें पढ़ चुके थे, इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है। कैटेगरीज कंपनी भी हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में बहुत डिटेल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये डिफरेंस आपको देखना जरूरी है।
क्योंकि इस डिफरेंस में क्या होता है, काफी सारी चीजें कवर होती हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे बोला था कि 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है, कंपनी के नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से, यू कैन सी द नोट्स हियर, ये वाला देख लीजिए। यहाँ क्या है, देखिए ये वाला, दिस इज द पार्ट है, ये देखिए आप देख रहे हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन on the basis of liability of members, company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited liability company। उधर क्या लिखा है, on the basis of number of members, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच में पूरी डिटेल हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके साथ पिछली क्लास में। जस्ट सी द डिटेल्स हियर, यहाँ आ जाते हैं। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये छोटी होती है, इसका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है, और ये सबसे बड़ा वर्जन होता है। हाइएस्ट वर्जन ऑफ कंपनी यू कैन फाइंड आउट, इट इज अ पब्लिक कंपनी, और वो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों होती है, सबको मालूम है। नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम मेंबर क्या होता है, एक होता है। यहाँ मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम कितना हो जाता है, 200। और अगर ये 50 लाख से ज्यादा, क्या, प्रॉफिट, और 2 करोड़ से ज्यादा 3 साल के एवरेज से बाहर चले जाएगा, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस लिमिट को पार कर जाते हैं तो इन्हें कहाँ करना, उन्हें उस पर कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इसकी बियॉन्ड तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। यू कैन सी दैट इधर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड देयर इज नो लिमिट एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रेस्क्राइब्स कि ट्रांसफर कैसे होगा। तो मान लो प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर मर गया, तो वो क्या करता है, अपने सक्सेसर को वो शेयर ट्रांसफर कर देता है, या उसके सक्सेसर के पास विल होती है, वसीयत, जितने भी शेयर होंगे सब उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन वो कहाँ लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा कैसे, आर्टिकल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है, रूल बुक, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, चार्टर होता है कंपनी का। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, पढ़ा होगा बचपन में आपने बहुत सारी चीजें। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, हाउएवर शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी वो कैसे चलेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से बदले जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट कंपनी किसके हिसाब से होगा, मेमोरेंडम के हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से, या एज पर द विश ऑफ डायरेक्टर, या एज पर द विश ऑफ शेयर होल्डर्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स रूल्स रेगुलेशन है यहाँ भी और वहां भी। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है पार्टनरशिप में, यहाँ भी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पब्लिक से शेयर इशू करवाएंगे, जब आप आईपीओ लेके आएंगे तब आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में, और देखिए, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इफ शेयर्स आर इशूड अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में मैं जिक्र करूंगा, जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट पार्टनरशिप पे तो शेयर ही नहीं होते हैं, ऑफर कहाँ करोगे आप। शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, प्राइवेट कंपनी में तो रेस्ट्रिक्शंस होती, कर नहीं सकते। यहाँ सब शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कोई व्यक्ति मेरी कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नेसेसरी, मतलब आप जो, ये जब किसकी बात कर रहे हैं, 1% कंपनी की बात कर रहे हैं, ये वाला स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। ऊपर 1% कंपनी का तो एक ही आदमी होता है, शेयर कहाँ ट्रांसफर करेंगे आपको, वो भी पॉसिबल नहीं है। स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है, स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है अगर हमें क्या करना है, क्या करना है इसके लिए, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो नहीं होता, स्पेशल वाला यहाँ पर क्या करता है, चलता है। आगे चलते हैं, यहाँ इस तरफ, टेबल एफ इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 मे बी अडॉप्टेड ऑल्टरनेटिवली इफ इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अलग अलग क्लॉज होंगे तो आपको टेबल एफ की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है तो आप उसको चलाएंगे, और अगर अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो एक एनेक्जर होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, टेबल एफ बोलते हैं, उसके हिसाब से काम चलता है। और चलें आगे जरा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था। इसके पास क्या होता है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके 3 डायरेक्टर्स और 15 से ज्यादा नहीं होते, तो 15 तो कैपिंग है, मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3। ओटीसी में 1, प्राइवेट में 2, और पब्लिक में कितने, 3। लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। आगे चलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ओपीसी में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ शेयर अलॉट कर सकते हैं एज द डायरेक्टर डिसाइड्स, और यहाँ शेयर कैसे अलॉट होते हैं, लिस्टेड कंपनी में शेयर कैन बी अलॉटेड इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। अभी पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है।
और बचपन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में, अगर कंपनी मान लो 1 लाख रुपए के शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसका 90%, यानी कि 90,000 का पैसा जनता से, पब्लिक से मिल जाना चाहिए थ्रू सब्सक्रिप्शन। नहीं मिलेगा तो इशू कैंसिल, और क्या होगा, सारा का सारा पैसा वापस से लौटाना पड़ेगा। और इस काम से बचने के लिए हमारे पास कौन होते हैं? अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स की हम सर्विसेज लेते हैं। अच्छा, कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए कंपनी एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता। रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी। सेबी स्पेसिफाई करती है कि कंपनी शुड हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर इशूड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है? शेयर्स कैन बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर डिसाइड, और द कंपनीज एक्ट 2013 prescribes that company may decide minimum subscription। कंपनीज एक्ट तो फ्रीडम देता है कि भाई कंपनी डिसाइड कर ले कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो क्यों जरूरत पड़ती है पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की? मान लो आपने 1,000 करोड़ रुपए पब्लिक से मांगा, और आपके प्रोजेक्ट टारगेट दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन 1,000 करोड़ इज देयर। अब आपको मिल रहा है 500 करोड़ रुपया। पुराने जमाने में जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता था 500 करोड़ मिलता था। जरूरत 1,000 करोड़ की है, 500 करोड़ मिल गया, 400 मिल गया, 200 करोड़ मिल गया, कंपनी चल जाती थी। बताइए 200 करोड़ से आप कंपनी कैसे चलाएंगे जब आपका टारगेट ही 1,000 करोड़ का था? आपके ऑपरेशन चालू होने थे जब आपके पास कम से कम 800-900 करोड़ होता। थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं, तो कंपनी बंद हो जाती थी। अब कंपनी बंद हो गई तो क्या हो गया? पैसा फंस गया लोगों को। कितने लोग स्कैम करके निकल जाते थे। देन सेबी बिकम स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा जब तक 90% पैसा नहीं आएगा तब तक आपका इशू सक्सेसफुल होगा ही नहीं। 90% में 10% तो आदमी उधार उधार मांग के भी काम चला लेता है ना। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती थी। उसके लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला, उसके लिए किसने बोला? सेबी ने बोला 90%। पब्लिक डिपॉजिट्स, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स भी पढ़ेंगे। पब्लिक डिपॉजिट इज अ वे जिससे जनता से हम क्या करते हैं? पैसा मंगवाते हैं, और गारंटी नहीं देते हैं कोई भी। अनसिक्योर्ड होता है डेट, अनसिक्योर्ड डेट होता है। तो जनता क्यों देती है? क्योंकि देखो पता क्या होता है, जब कोई अमीर आदमी होता है और वो कोई स्कीम निकालता है, आज मान लो रिलायंस मुकेश अंबानी कोई स्कीम निकाल लें, एवरीबडी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट स्कीम। मुकेश अंबानी अगर कोई लॉटरी भी निकाल ले तो लोग उसको भी कर लेंगे। अडानी कोई लॉटरी भी निकाले, लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक डिपॉजिट ऑफर करती है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको 10%, 12%, 13% रिटर्न देंगे। एंड पीपल अप्लाई फॉर दैट, और चलता है। पब्लिक डिपॉजिट, ओपीसी पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट नहीं कर सकती है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। स्टेटस बड़ा होता है, ठीक है, रिस्क कम होता है, वो कर सकते हैं। नेम, और नाम के साथ ओपीसी लगेगा, नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, और नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगेगा। ये डिफरेंस था ओपीसी का, प्राइवेट कंपनी का, और किसका? पब्लिक कंपनी का। और आगे चलते हैं। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज में भी काम आएगा आपके। और ये बहुत छोटा सा वर्जन आपके पास है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो पहली स्टेज होती है प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 4 स्टेज। जब कंपनी का आइडिया जन्म लेता है तो उसे कहते हैं प्रमोशन। फिर आप क्या करते हैं? कंपनी को रजिस्टर कराते हैं अंडर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। फिर कंपनी लीगली केम इन टू एग्जिस्टेंस। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कंपनी सारा का सारा पैसा अपने आप तो लगा नहीं सकते, दे हैव टू रिलाई एंड डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर्स। तो जब आप ऑफर करते हैं लोगों को पब्लिक में कि भाई हमारी कंपनी के शेयर हैं, आजकल देखा ना एसबीआई म्यूचुअल फंड का बहुत सारी कंपनियों का क्या पब्लिक ऑफर आ रखा है, आईपीओ आया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आई शो यू द, इतना लंबा चार्ट है न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में लास्ट वीक के देखिए, आपको दिखेगा। तो उसे कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन वाला। और लास्ट में आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में यू डोंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ना ओपीसी में चाहिए होता है, ना प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में यू डेफिनेटली रिक्वायर इट। तो जो भी हम इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्डाइज एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ डूइंग थिंग। पानी पी लो अगर नींद आ रही है तो, है ना? मौसम अच्छा है काफी। प्रमोशन, जब कंपनी जन्म लेती है किसी के दिमाग में, बेसिकली आइडिया कंसीव होता है, प्रोजेक्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। इनकॉर्पोरेशन कब होता है? इनकॉर्पोरेशन में कंपनी क्या करती है, ध्यान से समझिएगा। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होती है? प्रोसीजर क्या होता है? प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं। प्रोमोटर अंडरटेक करते हैं कि हम
कम से कम इतने शेयर तो इस कंपनी को खरीदेंगे, हम इतना पैसा तो लगाएंगे। प्रमोटर पैसा नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा भाई? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है, फिर कंसेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स लगाई जाती है। ठीक है। और ये सब जमा करने के बाद क्या करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सब देखने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी स्टेज थी? दूसरी स्टेज थी। अब आपको जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो कंपनी क्या करती है, अब मार्केट में जाते हैं कि लुक, वी हैव रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लेजिटिमेटली रजिस्टर्ड है। अब हम क्या करते हैं, जनता से पैसा मंगाएंगे और क्या करते हैं आप, प्रोस्पेक्टस छापते हैं, फॉर्म इशू करते हैं। क्या लिखा है? नंबर 3, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट फॉर विच डिक्लेरेशन इज टू बी फाइल्ड विद इन 18 days, 180 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। लेकिन उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 180, मतलब जो दूसरा स्टेप था इनकॉर्पोरेशन, उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। वी आर इनकॉर्पोरेटेड, हमने सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी कर ली है, मतलब इश्यू शेयर्स वाला पूरा कर लिया है, और अब हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए। हमारे पास 90% पैसा आ चुका है। और हो सकता है कि आपने देखा ना, इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, आपने 1 लाख शेयर दिए तो जनता ने 2 लाख के लिए अप्लाई कर दिया। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या है, यू ऑफर्ड 1 लाख शेयर, जनता ने 1 लाख के लिए अप्लाई करा। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यू ऑफर्ड 1 लाख, लेकिन जनता अप्लाई करे 90,000 के लिए। 90,000 तो चलेगा, लेकिन अगर 89,999 शेयर भी होंगे तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको भी। Company has to submit a declaration to the effect of every subscriber of to the memorandum of association has paid the amount or the share undertaken by him or her to subscribe। ठीक है जी। तो पहला प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद पैसा आ गया सबका आपके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बाद अपनी एप्लीकेशन डालेंगे कि भैया हमें आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दीजिए, वी वांट टू स्टार्ट अवर ऑपरेशंस। 4 स्टेजेस होती है, चारों की चारों स्टेजेस को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी के सारे रिस्क, कंपनी की सारी जो शॉर्ट एनालिसिस होता है वो दिखाया जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है, हमारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे थ्रेट्स हैं। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल होती है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी होती है, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होती है। हमारी कैपिटल कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ लगेगा, प्रोजेक्ट क्या है, किसने अप्रूव किया, हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है, एवरीथिंग इज टू बी शोन हियर। ऐसा करके चलता है। ठीक है। अच्छा, फिर अभी हमने बोला था ना यहाँ पर क्या, कि प्रोस्पेक्टस मींस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एंड इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स, अच्छा, इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइट्स ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 कंपनीज एक्ट 2013 है। यहाँ दो चीजें आई हैं। क्या आया है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, अभी इस पे मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसका। पहले यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं, देन आई टेल यू कि कंपनी का प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ये प्रोसेस जब आप अप्लाई करते हैं शेयर्स को, जब आप क्या करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपको पता चलेगा। योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, लेकिन बाकियों को नहीं पता होता है इस बारे में, एंड बीइंग अ स्टूडेंट शायद आपको भी नहीं पता होगा अभी। भाई देखिए जरा कि सेक्शन 39 of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount of the company states in the prospectus which must be subscribed at the and the amount payable on application for the amount stated minimum subscription have been paid to and received by the company by check। मतलब घूमने वाली फिर बात है। सीधी बात यह है, द मिनिमम अमाउंट which company feels it is essential carry out business operation successfully without any hindrance, without any obstruction, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक। लेकिन इस डेफिनेशन पे नंबर नहीं मिलते हैं अगर कभी, हालांकि अब तो डेफिनेशन आती नहीं है, नहीं मिलती। ये कहते हैं द अमाउंट विच मस्ट बी सब्सक्राइब बिफोर द शेयर्स आर अलॉटेड। ये भी बोलता है कि उसकी प्रेस्क्राइब लिमिट कितनी है, 90% ऑफ द शेयर इश्यूज फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपने 1 लाख शेयर ऑफर करे पब्लिक को, उसका 90% आपको मिल जाना चाहिए, उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। कंपनी से जो मर्जी बोल ले, सेबी ने प्रेस्क्राइब कर दिया। क्योंकि शेयर मार्केट को गवर्न करने का काम सेबी करता है, सेबी के कहने नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है। ये बोलती है कि कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट्स अलॉट्स टू द शेयर्स। ठीक है।
अगर मान लो 90% से कम होता है, तो जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा आया सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इशू कैंसिल हो जाएगा। पहले नहीं होता था ऐसा। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं रिसीव होता स्पेसिफाइड पीरियड में, एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। आपने 1 अगस्त को इशू ऑफर करा, 5 अगस्त को आपका इशू क्लोज हो गया, 5 अगस्त को आपको पता चल जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ है नहीं हुआ, 5 अगस्त को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो 20 अगस्त तक आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, वरना यू हैव टू पे इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। आगे पढ़ेंगे इस बारे में। कुछ और चीजें आ जाती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी और टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। बहुत साल पहले की बात है, मेरे छोटे से स्कूल में एक बच्चा, तेज दिमाग का, तूफानी और खुराफाती। ठीक है, वैसे ही वॉज अ वेरी डिसेंट गाय, लेकिन उसके दिमाग में अलग अलग विचार आते थे जब पढ़ाई चलती थी। तो मैं उसको बोल रहा हूँ प्रिलिमिनरी सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल दिए। उस समय तो हमारा सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होता था, अब तो नैरो हो गया है। खूब सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन बच्चा होता है स्मग, सर जी समझ नहीं आया। मैंने कहा रुक, तुझे मैं बता दूं समझ नहीं आया। तो मैंने पूछा बेटा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसने कहा डेट ऑफ बर्थ ये थी। तो मैंने कहा तुम एकदम से धरती पे प्रकट हुए थे कि इंद्र देवता ने ऐसा 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 अपना आशीर्वाद दिया, प्रकाश की किरणें निकली और तुम धरती पे एकदम से प्रकट हो गए उस दिन। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं भी 9 महीने का टाइम बिता के आया हूँ। मैंने कहाँ बिता के आया तू 9 महीने का टाइम, बता जरा। किसी हिमालय की बर्फानी गुफा में बैठा था अमरनाथ के, जहाँ हर हर महादेव करके बैठा था। अरे नहीं सर, अम्मा के पेट से मैं निकल कर आया। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कितने दिन पेट में रखा होगा। भाई सर, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि 9 मंथ तो हुए ही होंगे, 9 महीना तो चला ही होगा। अच्छा, मैंने कहा अब सुन पुत्र मेरी बात, और थोड़ा सा रुक जाना, बैठ जा, 2 मिनट रुक जाना। तो क्या हुआ कि 9 मंथ्स तक, मैंने कहा जब कंसीव हुए पहले दिन से, तो मम्मा बस फीलिंग वेरी हेल्दी एंड हेल्दी वेल्दी नेचुरल, बढ़िया लगता था। नहीं सर ऐसा कैसे होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, सब कुछ होती है। तो मम्मा ने तुम्हारे लिए दुख सहे, बिल्कुल सहे जी। फिर क्या हुआ, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन पे जाना पड़ता हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। कंडाला तुम्हारी ग्रोथ भी वहां मेजर हुई होगी कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं हो रहा। मैं कहा तो है ऑटिस्टिक क्या, करे नहीं नहीं ऑटिस्टिक तो नहीं हो सर, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है। फिर मैंने कहा, तीसरा चौथा महीना, देर आर वेरियस स्टेजेस, कि भाई प्रोटोकॉल होते हैं प्रेगनेंसी के, देर आर प्रोटोकॉल्स। ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे करके चलता है। बच्चे की ग्रोथ होती है, अल्ट्रासाउंड, दुनिया भर की चीजें होती हैं वैसा करके। मैंने कहा क्या ये सब तुम्हारी अम्मा ने चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके करवाया होगा जहाँ एक पैसा मिलता? नहीं सर क्या बात कर रहे हो, पोलो था, 5 स्टार था, सब कुछ था। फ्री में होता होगा ना पोलो में, तुम्हारे नाना का पोलो हॉस्पिटल है। नहीं नहीं सर, बहुत, एक विजिट के 2-2 हजार रुपये लगते हैं वहां तो मैंने कहा 9 महीने में तुम्हारी मम्मा ने कितने पैसे खर्च करे होंगे कि तुम ईश्वर का दूत बनकर धरती पे जन्म ले सको। अरे लग गया होगा सर 3-4 लाख रुपया। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा इसी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का। जब तुम्हारी जिंदगी का पट्टा शट्टा लिखा जाएगा ना, जब तुम्हें दहेज की मंडी में बेचा जाएगा, तो तुम्हारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो किसी बच्चे के जन्म से पहले के सारे खर्चे उसकी लाइफ के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। एंड यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी खर्चे होते हैं, या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में यानी बच्चे के जन्म होने पे जितने भी खर्चे होते हैं, अम्मा स्टेट इन हॉस्पिटल, 2 दिन 3 दिन तो रखा जाता है। फिर बच्चा अगर वीक हो तो उसे नर्सरी में, आईसीयू में रखा जाता है, बहुत कुछ होता है। हॉस्पिटल से बिल निकलते हैं, डिस्चार्ज करके एक बिल भी दिया जाता है। और सिजेरियन हो तो और महंगा पड़ता है। इतनी सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा योर मदर हैज गॉन थ्रू ऑल सच कॉम्प्लिकेशंस, ऑल सच एक्सपेंसेस, पेन मिजरीज एवरीथिंग। पेन और मिजरी तो हम अकाउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं, खर्चे को तो काउंट कर सकते हैं ना। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएगा किसका, बच्चे के जन्म का। बट हियर इन द बिजनेस क्या कहलाएंगे देखो, एक्सपेंसेस इनकर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी और टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ लिखे वे एक्सपेंस इनकर्ड incorporating the company in a new project, and such as registration fee, legal expenses, preparation of project report, public issue expenses। ये expenses राइट ऑफ करे जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। ये आपको कैश फ्लो में, और जब आप क्या पढ़ेंगे, इच ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ दिखेगा। दो चीज होती हैं आपके पास जिनसे आप इसे राइट ऑफ कर सकते हैं, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, तभी पता चलेगा क्या होता है, और एक होता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं कंपनी में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है जी। आइए जरा चलते हैं जरा यहाँ पर। अब बारी आती है किसकी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की। जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। अपनी बुक लेके आए हैं क्या, सेकंड बुक खरीदी नहीं होगी किसी ने तो अभी तक। जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट यहाँ, मैं आई कम टू यू ऑल्सो।
अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, जरा जाने एक और चीज की, ये ना कंपनी के जो कंपनी जब आप क्या करती है, स्टार्ट हो जाती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, उससे पहले हमने बोला ना कि हम देखो, हम किस फेज पे हैं एक्चुअली। हम हैं कौन से वाले, कैपिटल क्रॉस वाले फेज पे। भाई इनकॉर्प प्रमोशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर, शेयर मतलब हम तीसरे स्टेज पे खड़े हैं। जब हमारी प्रोसेस पूरी होगी तभी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। तो शेयर इशू कैसे होता है, उसका प्रोसेस जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रॉ इंफॉर्मेशन, और जो मार्केट में अवेलेबल होती है, कैसा एक्चुअल में काम होता है, बिल्कुल वैसा। हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो तो 40-50 साल पुरानी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, जरा सबसे पहले समझिए। सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि अपना एक इशू ऑफर करती है। बिफोर इट ऑफर पब्लिक इशू, वो क्या करती है, इशू मैनेजर अपॉइंट करती है। तो कौन कौन लोगों को अपॉइंट करेगी, इशू मैनेजर अपॉइंट करेगी। वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म होते हैं, इशू हाउस होते हैं, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, और एक्सक्लूसिव लोग जो इसी काम में होते हैं वो लोग सारे के सारे होते हैं। फिर साथ ही साथ क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग ले लेती है। आपने देखा होगा कि ए होता है, ट्रिपल ए होता है, डबल ए होता है, ए प्लस होता है। क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी है, क्रिसिल है हमारे यहाँ पर। वो रेटिंग देती है, दो कंपनियां गवर्नमेंट की सरकारी वो देती है। और फिर इंटरनेशनल में होती है, मूडीज होता है जैसे, वो तो इकोनॉमीज को भी, देश को भी क्या करता है, रेटिंग देता है। हमारे देश की रेटिंग, यूएस की रेटिंग सबसे ज्यादा होती है। एनीवे पे नहीं आएंगे हम लोग। क्रेडिट रेटिंग मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, एक अंडर राइटर को भी अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर किस काम आता है कि अगर हमारा इशू फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो जितने शेयर कम हो गए, बच गए, या कोई शॉर्टेज रह गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मीट करने के लिए अंडर सब्सक्राइबर वहां पर हमारे लिए एज ए रेस्क्यू आएंगे, और हमारे को क्या करेंगे, बचाएंगे। इन लोगों को भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट देयर आर सर्टेन टर्म्स जो हमें जाननी जरूरी होती हैं। एक होती है क्या, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ऐसे। चाइना को देखा होगा ना आप लोगों ने, प्री कास्टेड हाउस बनाते हैं वो लोग, है ना। या क्या होते हैं, 3D, मतलब लेजर होते हैं ना, मतलब 3D प्रिंटर्स होते हैं, उनसे बिल्डिंग प्रिंट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रिंटर से बिल्डिंग प्रिंट कर रहे होते हैं। बुक बिल्डिंग क्या होता होगा बताइए, बोलिए। तन्मय, तन्मय क्या करता है, तन्मय जैसे बचपन में खेलते हैं घर घर, तन्मय क्या करता है, अपने घर की सारी किताबें, मम्मी पापा सबकी किताबें निकाल के क्या बनाता है, एक झोपड़ी हट टाइप की बनाता है, उसके ऊपर क्या बनाता है, प्लास्टिक की पन्नी बिछा देता है, और अंदर बैठ के घर घर खेलता है। तो क्या बनाया उसने, बुक बिल्डिंग करी। इज इट द बुक बिल्डिंग, या कुछ और होता होगा, नहीं पता। आज की डेट में जितने भी आईपीओ आते हैं, सब बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आते हैं। अब बुक बिल्डिंग क्या होती है, जरा देखिएगा। इट इज अ इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, शेयर ऑफ अ कंपनी, थ्रू द मार्केट, थ्रू द फोर्सेज ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आपने देखा होगा ना, जब पब्लिक इशू आता है, तो आई जस्ट शो यू हियर, यहाँ पर पब्लिक इशू में क्या दिखता है। देखो यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ यहाँ पर आया है, ठीक है, ये रहा। और इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के आईपीओ में अ, अभी अगर दिखेगा मुझे यहाँ पर, तो रुक जाइए थोड़ा सा। वहीं- अच्छा, नहीं तो फिर विल कंसिडर दिस ओनली। तुम टाइम पे आना था तुम्हें। तो क्या है, देखो यहाँ पर 11,693 करोड़ रुपीस का, और 20.37 करोड़ शेयर्स इन्होंने क्या करा, ऑफर करे। और इसमें एक और चीज था जो मिनिमम, देखो ये रहा आईपीओ साइज, ये था, शेयर ऑफर था, प्राइस बैंड देख रहे हैं, व्हाट इज मेंशन हियर, क्या दिख रहा है, प्राइस बैंड। कैन यू सी दिस प्राइस बैंड, क्या लिखा है, 544, 5 से 574 का प्राइस बैंड है, ठीक है। अब मार्केट में इसे ऑफर करेंगे। इफ यू वांट कि एसबीआई आपको शेयर ऑफर करे, तो आप कौन सा प्राइस कोट करोगे, 545 या 574 का।
574 का ज्यादा करोगे। लेकिन कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो जो हजारों मतलब 2-2 हजार करोड़ की बिट लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो वो सोचते हैं कि कम से कम में हमें मिल जाए, वो 545 दे देते हैं। तो मान लो आपने 547 का प्राइस ऑफर करा, और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, उसने 545, तो 545 पे शेयर खुलेगा। तो जब 545 पे खुलेगा और आपने 574 दिया है, तो आपको भी मिलेगा शेयर। ठीक है। लेकिन मान लो किसी बड़े पब्लिक हाउस ने मान लो किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 550 प्राइस कोट किया, और आपने 545 प्राइस कोट किया, तो आपको मिलेगा नहीं शेयर, आपको, यूर आउट। ठीक है। इसे कहते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। अभी शेयर का प्राइस फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है। प्राइस कैसे फिक्स होगा, थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी इन द ओपन मार्केट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइस क्या फिक्स होगा, इसका 574 रहेगा। और आप देख रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है ये, और कितना कितना लॉट साइज है 20, मिनिमम ट्रेडेबल लॉट भी बोलते हैं, मतलब मिनिमम 26 शेयर लेंगे, उससे कम आप ले नहीं सकते हैं। ऐसा भी चलता है। और लिस्टिंग कहाँ होगी, एनएससी और बीएससी में होगी। एम्प्लॉय डिस्काउंट 54 पर शेयर का होता है। शेयर होल्डर का रिजर्वेशन है एसबीआई के शेयर होल्डर के लिए। ठीक है। ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। चलो ये भी हो गया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, देर इज अनदर, उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। क्या बोला जाता है उसको, एस्क्रो अकाउंट। अब ये क्या चीज है भाई, आपने पब्लिक इशू कर दिया, आपने बता दिया कि आप अप्लाई करिए, आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू करा। फिर आपने क्या करा होगा था, इशू मैनेजर, इशू मैनेजर जो होता है उसको हायर कर रखा होता है। वो इशू मैनेजर क्या करता है, इशू मैनेजर क्या करता है, अलग अलग बैंक को अप्रोच करता है कि सुनो, 11,983 करोड़ रुपीज आएगा। सीबी की परमिशन से आप कुछ बैंक अकाउंट जो है वो डेजिग्नेट करते हैं जिनके अंदर पैसा आना शुरू होता है। मैं आपसे जो फीस लेता हूँ, आपको देखा होगा ना, मैं आपको अपनी वाइफ का डिटेल और सारा भेजता हूँ कि आप इसमें फीस डालिए, जो भी फीस जाती है, बोलते हैं ना। ऐसे एसबीआई क्या करता है, या ये भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी, जो भी कंपनी थी जिसका आईपीओ आ रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंट उसको वो रख लेते हैं, सारा का सारा पैसा उस अकाउंट के अंदर चलता है। इसे एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। एप्लीकेशन मनी इसके अंदर जाती है, लेकिन इस एस्क्रो अकाउंट पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये रहता है इशू मैनेजर के पास। इशू मैनेजर इज लॉयल टू सेबी, नॉट टू यू। ठीक है जी। अच्छा, तो मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एस्क्रो अकाउंट हो एसबीआई के अंदर है, लेकिन सेबी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सेबी और एसबीआई मतलब एसबीआई का बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड तो एक ही है। वो कहेंगे किसी और के पास दीजिए आप। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब एस्क्रो अकाउंट में पैसा चला गया, इसके अंदर पैसा तो आएगा उसकी मर्जी से, शेयर होल्डर की मर्जी से, लेकिन जाएगा सेबी की मर्जी से। अब जब सारा पैसा आ गया, यूर इशू सक्सेसफुल, 90% के 100% पैसा आ गया, अब कंपनी क्या करती है पता है, अब कंपनी अप्लाई करती है किसके लिए, लिस्टिंग के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बोलते हैं कि हमारे शेयर क्या कर लीजिए, आप लिस्ट कर लीजिए। लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद क्या होता है, मुहूर्त का घंटा बजता है। ठीक है। मुहूर्त का घंटा कैसे होता है जरा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे, जैसे देखिए दिखेगा आपको, ये रहा, ये दिख रहे हैं आपको, ये रहा, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देखें, दिख रहे हैं आपको ये होता है मुहूर्त का। यहाँ चल रहा है, ये रहा, यू कैन सी दिस, वो देखिए यहाँ दिख रहा है। ये सब मुहूर्त के हैं, ये घंटा होता है। ये रस्म होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जब आपकी कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो मुहूर्त का घंटा बजेगा। ठीक है। मुहूर्त का घंटा बजने के बाद नाउ यू कैन अलॉट द शेयर्स। अब आप शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है जी। और जब आपके शेयर अलॉट हो जाएंगे, फिर क्या होगा पता है, फिर ये एस्क्रो अकाउंट का ढक्कन आपके लिए खुलेगा। लिस्टिंग होने के बाद, अगर आपका इशू क्लोज होने के महीने भर के अंदर अंदर आपने लिस्टिंग नहीं कराई है, तो इशू सक्सेसफुल नहीं है, चाहे पूरा पैसा मिल गया तभी भी सक्सेसफुल नहीं है। आपको फिर से पैसा वापस करना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें शेयर का इशू का पैसा आता है। अगर इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये अकाउंट कभी भी कंपनी के लिए नहीं खुलता है। इससे पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ वापस जाएगा, जिन्होंने अप्लाई करा था। तो लोगों का पैसा हमेशा सेफ रहता है। इसे कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। ठीक। इसके बाद देर इज वन मोर टर्म जो आपने अभी पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जब आप
शेयर ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये वो प्रोस्पेक्टस नहीं है जैसे लाल बालों वाली स्त्री लिखती है, ऐसा नहीं है। ये हेयर नहीं है, हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं इसको। दिस इज द प्रोस्पेक्टस इन विच certain terms and conditions of the issue are subject to change in future. कैसा प्रोस्पेक्टस है? इट इज अ प्रोस्पेक्टस, it is a prospectus in which certain terms and conditions of issue are subject to change in future, subject to change in future, future subject in change in future, and printed with red ink. लिटरली रेड इंक से प्रिंट होती हैं वो, प्रिंटेड विद रेड इंक, ऐसे रेड इंक से प्रिंट होती हैं। उसे कहा जाता है क्या? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, हम्म, इस जगह पे दिखाया था आपको अभी, ये बोला था ना इसने, यहाँ देखिए, ये क्या है, 540 से 574 प्राइस है। लेकिन प्रोस्पेक्टस के अंदर तो मेंशन करो ना कि शेयर का इशू प्राइस कितना है। लेकिन शेयर इशू का प्राइस तो फिक्स होगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, अब कैसे पता चलेगा? तो ये जो होगा ना, ये वाला प्राइस, इसको रेट से लिखा जाएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन होगी रेट से लिखेंगे। और जैसे इशू सक्सेसफुल हो गया, सारी चीजें हो गई, और रेट से हटके क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल कलर है उसमें चला जाएगा। रेट का मतलब है कि ये कंडीशन, ये डॉक्यूमेंट, ये सब क्या चेंज होने वाला है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को अभी लिख रहा था ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करी थी हम लोगों ने अभी। हियर वी जस्ट स्पोक अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रहा, देखिए क्या लिखा है। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहाँ देखा था हमने? ऊपर आया था ना, यहाँ पर आया था, और ऊपर ये रहा। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब वही होता है, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। तो जब अब उसके बाद क्या होगा कि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपने क्या करा, आईपीओ अपना शेयर ऑफर करे पब्लिक के लिए, जनता ने सब्सक्राइब करा, पूरा पैसा मिल गया, एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा चला गया। फिर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई करा, लिस्टिंग भी हो गई। लिस्टिंग होने के बाद क्या हो गया, फिर आप शेयर अलॉट करते हैं। और शेयर अलॉटमेंट के बाद आप क्या कर देते हैं, सारा शेयर अलॉटमेंट के बाद शेयर्स आर फ्री टू बी ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट। और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं किसके लिए, किसके लिए अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। तो आपके एक्चुअल ऑपरेशन चालू होते हैं। तो आप अपने ऑपरेशन चालू, अच्छा जनरली क्या करती है, कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी होती है, फिर आईपीओ लेके आती है, ऑपरेशन उनके पहले से चल रहे होते हैं। क्योंकि जब कंपनी अच्छी चल रही है तभी तो उसका आईपीओ सक्सेसफुल होता है। अब ऐसा नहीं होता। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, कंपनी पहली बार ही एक आईपीओ लेके आती थी और फ्रेश शुरुआत करती थी। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिलता था, जब, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस से पहले शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाते थे। लेकिन उतने अच्छे वॉल्यूम पे नहीं होते थे, अब ज्यादा अच्छे वॉल्यूम पे होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। और ये जो होता है ना, कि पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगी। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना इसकी, उस समय भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। 99.9% स्टूडेंट को नहीं पता होता, और एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है जो इसी प्रोसेस से चलता है, वरना गलत हो जाता है। तो चलिए उसका डिस्कशन करेंगे। और अभी हमने कहाँ तक देखा इसको? अब आपकी जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डाले जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स बोलते हैं उनको। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स नहीं होते। बढ़िया डेफिनेशन कंपनी की होती है ये। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स, उसके टाइप्स, इक्विटी शेयर्स, बहुत थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनसे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। और आपको एक और चीज मुझे बतानी है, दैट आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आधा पढ़ने का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, बाकी चलेगा फिर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो विल गो इन दैट वे। आज इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरी एडवाइस सभी से ये है, जितने भी टेस्ट में देता हूँ उसको लिखिए, दिमाग खुलेगा उससे। एग्जाम की जो हेजिटेशन है वो खत्म होगी। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम आए ज्यादा आए डजेंट मैटर। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज वाइंड अप करते हैं।